तो नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानोदय में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 नवंबर यूजीसी नेट हिंदी की डेट आ चुकी है, तो हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं और लगातार मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ। तो मैं इस समय 2 सीरीज़ जो है वो लेकर के चल रही हूँ। एक सीरीज़ मैं आपको दूंगी मिश्रित प्रश्नों की, जिसमें आपके मिश्रित प्रश्न होंगे जो कि एग्ज़ाम्स के अनुसार होंगे, और आपको मैं 50 क्वेश्चन जो है हर सीरीज़ में दूंगी। और दूसरी सीरीज़ जो हमारी चल रही है वो चल रही है अपने चैप्टर के अनुसार। ठीक है, जितने भी चैप्टर्स हैं जो भी पाठ्यक्रम में दी गए यूजीसी नेट के, तो चैप्टर्स के अनुसार मैं आपको एक सीरीज़ दे रही हूँ। ठीक है, तो 2000 प्रश्नों वाली जो सीरीज़ है वो भी आपके सिलेबस के अनुसार है यूजीसी नेट के। तो आप वहाँ से प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कर सकते हैं। वहाँ से आपको हर तरीके के प्रश्न मिलेंगे जैसे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और यहाँ आपको चैप्टर वाइज प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ करके उसके क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो यहाँ आपको वो चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो आप ये दोनों सीरीज लगातार करते रहिए, जिससे आपको आगे बहुत बेनिफिट होगा अपने एग्ज़ाम में। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलते हैं, 50 क्वेश्चंस हम कर चुके थे, तो आज हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि पौमचर्य के उत्तरार्ध भाग की रचना किसने की थी। ठीक है, तो देखिए ये आप सभी को पता होगा, मैंने आपको करवाया भी था ये आदिकाल की रचनाओं में कि पौमचर्य जो था वो वास्तव में ये जो रचना थी ये थी तो स्वयंभू की, लेकिन वो पूरी नहीं कर पाए थे इसको। तो उनका जो बेटा था त्रिभुवन, ठीक है, तो उसने जो है त्रिभुवन ने उत्तरार्ध भाग की रचना की थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा त्रिभुवन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7वीं शती से लेकर 11वीं शती के अंत तक अपभ्रंश का स्वर्णकाल किसने घोषित किया। किसने ये बात कही थी कि 7वीं शती से और 11वीं शती के अंत तक अपभ्रंश का स्वर्णकाल जो है वो बना रहा था। ठीक है, वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो अपभ्रंश की रचनाएं हैं वो 15वीं शताब्दी तक लिखी जाती रही थी, और 15वीं शताब्दी तक लिखी जाती रही। 15वीं शताब्दी में रैधु जो थे कवि, वो सबसे अंतिम कवि थे अपभ्रंश के। लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया कि अपभ्रंश का स्वर्णकाल किसने कहा था 7वीं से लेकर 11वीं शती तक। तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर हरदेव बहारी। ठीक है, डॉक्टर हरदेव बहारी जी ने इसको स्वर्णकाल कहा था 7वीं से 11वीं तक। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। फिर दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को निम्नलिखित में से क्या कहा। देखिए दामोदर पंडित जो थे उन्होंने कौशल की भाषा को क्या कहा, आविरोक्ति, अपभ्रष्ट या देशी भाषा या फिर राजभाषा। तो उन्होंने कौशल की भाषा, कौशल मतलब अवध साइड की जो भाषा है, उसको उन्होंने वास्तव में कहा था अपभ्रष्ट। ठीक है, अपभ्रष्ट कहा था कौशल की भाषा को। और उन्होंने ये बात जो है दामोदर पंडित ने अपनी पुस्तक उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कही थी कि जो कौशल की भाषा है वो कैसी भाषा है, वो वास्तव में जो भाषा है ये जो वास्तव में कौन सी भाषा है, इस भाषा को हम अपभ्रष्ट कह सकते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश का सर्वाधिक विवादित पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अपभ्रंश का सर्वाधिक विवादित पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए हम बताते हैं, प्राचीनता, प्रामाणिकता, साहित्यिकता या अपभ्रंश के भेद। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होना चाहिए। देखिए सर्वाधिक विवादित पहलू, प्राचीनता तो हम नहीं कहेंगे, ये प्राचीन थी, ये बिल्कुल सही है। प्रामाणिकता, ये प्रमाण भी हैं इसके। ठीक है, साहित्यिक और साहित्य भी इसमें बहुत सारा मौजूद है। लेकिन जो अपभ्रंश के भेद हैं, ठीक है, अगर आप इनको पढ़ेंगे, अगर आपने अपभ्रंश के भेद नहीं पढ़े हुए हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी भाषा का उद्भव तथा विकास, मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको अपभ्रंश के भेद बताए हैं कि कैसे कैसे विद्वानों ने अपभ्रंश के भेद किए हैं। ठीक है, तो जैसे कि याकोबी जी, डॉक्टर याकोबी ने अलग तरीके का किया, मार्कंडेय जी ने अलग तरीके का किया। ठीक है, सब ने अलग अलग तरीके से अपभ्रंश के भेद किए हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है सर्वाधिक विवादित पहलू ये रहा है, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे, अब आगे हम पढ़ेंगे कि किस किस ने क्या क्या कहा था अपभ्रंश के भेद के बारे में। ठीक है, तो देखिए अपभ्रंश के निम्नलिखित भेदों में से कौन सा भेद नमिसाधु द्वारा नहीं दिया गया। अब अगर हम इसकी बात करें, देखिए जो नमिसाधु थे उन्होंने अपभ्रंश के भेद किए थे। तो उन्होंने जो अपभ्रंश के भेद किए थे उपनागर, आभीर, ब्रांचड़ और ग्राम्य, तो इसमें से 3 भेद उन्होंने दिए थे।
और वो भेद कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ। नमिसाधु ने 3 भेद किए थे। एक तो उन्होंने उपनागर किया था, ठीक है, दूसरा उन्होंने आभीर किया था और तीसरा उन्होंने ग्राम में किया था। ये जो ब्राह्मण है ये भेद नमिसाधु ने नहीं दिया था और यही हमसे पूछा गया, तो इसका आंसर बी है। जबकि मार्कंडेय जी जो हैं उन्होंने ब्राह्मण माना था, उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण भेद हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने ये वाला जो क्वेश्चन कराया है इसका आपको सीधे सीधे यहाँ पर सीधे प्रमाण भी मिल जाएगा कि देखिए अपभ्रंश के भेदों में को लेकर के कितनी विवादित मतलब पहलू है यह अपभ्रंश का भेद। फिर अब आप आगे देखिए, अब मार्कंडेय जी आते हैं। तो मार्कंडेय जी ने कौन कौन से भेद दिए थे। अब क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है मार्कंडेय द्वारा दिए गए अपभ्रंश के भेदों में से किसका संबंध गुजरात की बोली से है। तो देखिए मार्कंडेय जी ने नागर, उपनागर और ब्राह्मण ये 3 उपभेद दिए थे अपभ्रंश के। तो देखिए जो नागर है वो गुजरात से संबंधित है और यही हमारा आंसर है। उपनागर जो है वो राजस्थान की बोली से संबंधित है और ब्राह्मण जो है वो पंजाबी से संबंधित है, ठीक है। तो ये 3 भेद मार्कंडेय जी ने दिए थे। उसके बाद आगे चलते हैं 57वें क्वेश्चन पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उपनागर कहाँ की बोली। तो जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि मार्कंडेय ने तीन भेद दिए थे अपभ्रंश के, नागर, उपनागर और ब्राह्मण, ठीक है। तो उपनागर जो है जैसा मैंने अभी बताया ये राजस्थान से संबंधित थी, ठीक है। तो उपनागर राजस्थान की बोली थी, तो ये इसका आंसर डी होगा। सिंघली के आदि रूप को क्या कहते हैं। देखिए सिंघली एक भाषा है और इसके आदि रूप को एलू कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ भी सकता है इस बार ये क्वेश्चन। तो सिंघली के आदि रूप को हम क्या कहते हैं, एलू कहते हैं, ठीक है। मार्कंडेय ने निम्नलिखित में से सिंधु देशोद्भव किसे कहा। अब देखिए सिंधु देश से उद्भव होने वाली भाषा, ठीक है, यहाँ से आप समझ लीजिए। तो सिंधु देश से उद्भव, यहाँ से ये मतलब निकल रहा है। और आप जानते हैं कि सिंधु नदी कहाँ बहती है। देखिए उपनागर तो नहीं हो सकता, उपनागर राजस्थान की साइड का हो गया, नागर गुजरात की साइड का हो गया। लेकिन ब्राह्मण जो है ये चूँकि पंजाबी है, पंजाबी भाषा इसमें आती है और पंजाब जो है वो सिंधु प्रदेश में लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आप अपने कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। और वैसे भी मार्कंडेय ने सिंधु देशोद्भव किसे कहा था, ब्राह्मण को कहा था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नमिसाधु की उपनागर अपभ्रंश उस काल की निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है कि जो नमिसाधु ने कहा उपनागर अपभ्रंश उस काल की निम्न में से कौन सी भाषा है। तो ग्राम्य भाषा है, परिनिष्ठित भाषा है। तो देखिए नमिसाधु की जो उपनागर अपभ्रंश जो उन्होंने माना था, उन्होंने 3 भेद किए थे, मैंने अभी आपको बताए थे नमिसाधु ने। तो जो नमिसाधु के किए गए जो 3 भेद हैं कौन से, उपनागर, आभीर और ग्राम्य, ठीक है। तो उसमें से जो उपनागर अपभ्रंश था उसकी जो भाषा थी उसको हम परिनिष्ठित भाषा उन्होंने कहा था, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। फिर प्राकृता अनुशासन के लेखक कौन थे। तो इसका जो सही आंसर धनपाल, यशकीर्ति, पुरुषोत्तम देव और जिनप्रभ सूरी। तो इसका सही आंसर जो है वो है पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव जो थे उन्होंने लिखा था प्राकृत अनुशासन। और आपको पता ही है जो प्रकृति में अनुशासन रखता है वही पुरुषोत्तम होता है, वही पुरुषों में उत्तम होता है। आप प्रकृति के साथ अनुशासन रखिए, प्रकृति को खराब मत कीजिए, प्रकृति को छेड़िए मत, तो आप पुरुषों में उत्तम होंगे, ठीक है। आपका जो है अपने आप ही जो आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो अच्छा बना रहेगा, क्योंकि आप प्रकृति के अनुसार चलते हैं, ठीक है। जो लोग जो ऐसे साधनों पर डिपेंड रहते हैं, भौतिक साधनों पर, जो कि मतलब कहना चाहिए जो ऐसे साधनों पर डिपेंड रहते हैं, जो मशीनों पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं या फिर केमिकल वाली चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, वो पुरुषोत्तम नहीं होते। पुरुषोत्तम कौन कहलाते हैं, जो प्रकृति के अनुसार जीते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। फिर है अपभ्रंश के निम्नलिखित भेदों में से कौन सा भेद डॉक्टर तगारे ने नहीं माना है। देखिए डॉक्टर तगारे जो थे ये बहुत महत्वपूर्ण आलोचक माने जाते हैं। तो इन्होंने क्या करा था, इन्होंने अपभ्रंश के जो भेद माने थे तो इन्होंने उत्तरी भेद था जो वो नहीं माना था। उन्होंने कहा था उत्तरी भेद इसका नहीं होना चाहिए। तो यही आंसर सही भी है, इन्होंने नहीं माना, यही पूछा है। डॉक्टर तगारे के अनुसार अपभ्रंश के 3 भेद होने चाहिए, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी, ठीक है। तो उत्तरी इन्होंने नहीं माना, इसका मतलब सी ऑप्शन सही है।
उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए डॉक्टर तगारे ने ये जो भेद माने थे 3, ये उनका एक ग्रंथ था, उनका अपना लिखा हुआ एक ग्रंथ था, उसमें उन्होंने ये 3 भेद माने थे। तो अब हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर याकोबी ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की भूमिका में अपभ्रंश के भेदों का उल्लेख किया था। ठीक है, अब यहाँ पर ये ग्रंथ पूछा गया कि कौन सा ग्रंथ है, किस ग्रंथ की भूमिका में उन्होंने जो ये भेद किए थे। ठीक है, तो उन्होंने 3 भेद किए थे, ये आपको पता है। ये उत्तरी को छोड़ के पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी 3 भेद किए थे। तो उनका कौन सा ग्रंथ था? तो वास्तव में याकोबी का जो ग्रंथ था उसका नाम क्या था? उस ग्रंथ का नाम जो था वो था सनत कुमार चर्यु। ठीक है, इनका जो ग्रंथ का नाम था वो क्या था? सनत कुमार चर्यु। तो सनत कुमार चर्यु में उन्होंने वास्तव में ये कहा था कि जो अपभ्रंश के वेद हैं उनका उल्लेख किया था। अच्छा देखिए, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेंगे। देखिए डॉक्टर याकोबी की लिखी हुई जो पुस्तक है, ग्रंथ है, वो है सनत कुमार चर्यु। ये किसकी लिखी हुई? याकोबी की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जबकि अगर हम बात करें हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश, तो ये डॉक्टर तगारे की लिखी हुई है। ठीक है, डॉक्टर तगारे, ये डॉक्टर तगारे की लिखी हुई, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जो 3 उन्होंने उत्तरी को छोड़ के पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, ये 3 का जो इन्होंने भेद किया था, ये किया था डॉक्टर तगारे ने। जबकि डॉक्टर याकोबी जो थे उन्होंने 4 का किया था। ठीक है, उन्होंने दक्षिणी को भी, सॉरी, उत्तरी को भी शामिल किया था सनत कुमार चर्यु में। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर अपभ्रंश के 4 भेदों पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किसने किया? अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो जिसकी मैं बात कर रही थी। तो डॉक्टर याकोबी जो थे उन्होंने सनत कुमार चर्यु में चारों का, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, चारों का जो है इन्होंने उल्लेख किया है। जबकि डॉक्टर तगारे ने उत्तरी को जो है मतलब कैंसिल कर दिया था। ठीक है, उसके बाद फिर अगला है हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश के लेखक। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, ये मैंने अभी आपको बताया। हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश किसकी लिखी हुई है? डॉक्टर तगारे की लिखी हुई है। तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, अगला क्वेश्चन है कि नामवर सिंह के अनुसार अपभ्रंश के कितने भेद हैं। ठीक है, डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार, डॉक्टर नामवर सिंह जो थे इन्होंने केवल 2 भेद किए थे। ठीक है, अपभ्रंश के। अब वो कौन से भेद किए थे ये जानना जरूरी है। तो डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार केवल 2 ही भेद थे, बड़े इजी हैं, आपको याद भी कर सकते हैं आप, केवल पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है, इन्होंने डॉक्टर तगारे को भी हटा दिया। ठीक है, उन्होंने तो फिर भी उत्तरी को हटा दिया था, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी छोड़ दिया था, लेकिन इन्होंने दक्षिण को भी कुछ नहीं माना। इन्होंने पूर्वी और पश्चिमी केवल 2 ही उपभेद किए। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो है अपभ्रंश में रामकाव्य के प्रथम कवि। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। स्वयंभू ने रामकाव्य लिखा था सबसे पहले अपभ्रंश में, जिसका नाम था पौमचर्यु। ठीक है, जो कि 8वीं शती में उन्होंने लिखा था, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर बात करें हम कृष्ण काव्य की, तो वो भी अपभ्रंश में इन्होंने सबसे पहले लिखा था, और उसका नाम था ऋठिडेमी चर्यु। ठीक है, या फिर अरिस्टनेमी भी बोलते हैं उसको। फिर आगे चलते हैं। अपभ्रंश का एक रूप खस है। देखिए खस अपभ्रंश जो कि पहाड़ी भाषा के लिए होता है, जिससे पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। खस का एक अन्य नाम क्या है? तो देखिए खस का एक अन्य नाम दर्द भी होता है, ये आप याद रख लीजिए। आप अगर पहाड़ों पर जाते हैं तो आपको दर्द होता है ना, तो इस ट्रिक से आप याद रखिए कि खस का एक अन्य नाम दर्द है। ठीक है, क्योंकि पहाड़ों पर जब हम जाते हैं तो हमें दर्द होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है सौराष्ट्रीय या नागर अपभ्रंश का संबंध किससे है? अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, नागर जो भेद किया गया था मार्कंडे के द्वारा, तो नागर को हम सौराष्ट्रीय अपभ्रंश भी कह सकते हैं। और नागर या सौराष्ट्रीय अपभ्रंश वास्तव में किससे संबंधित है? गुजरात। और आपको ये भी पता है कि गुजरात को सौराष्ट्र भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है पैशाची अपभ्रंश का एक अन्य नाम है। ठीक है, पैशाची अपभ्रंश का एक अन्य नाम अगर हम बात करें, कैकई, लाटी, शौरसेनी या फिर दरद। तो दरद तो किसका है? दरद तो खस का हो गया। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा था। लेकिन पैशाची को हम कैकई भी कहते हैं। ठीक है, पैशाची अपभ्रंश को हम कैकई भी कहते हैं। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश में कृष्ण कथा का सूत्रपात किसने किया?
तो अपभ्रंश में अभी मैंने जस्ट बताया कि कृष्ण कथा का सूत्रपात किसने किया था अपभ्रंश में, तो वो भी स्वयंभू ने किया था और इनकी रचना का नाम क्या था, ऋट्ठनेमी चर्यु। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। साहित्यिक रूप में अपने विकास और विस्तार के दौरान अपभ्रंश ने निम्नलिखित में से किस प्राकृत को सर्वाधिक प्रभावित किया। बड़ा अच्छा और बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कि साहित्यिक रूप में अपने विकास और विस्तार के दौरान अपभ्रंश ने निम्नलिखित में से किस प्राकृत को सर्वाधिक प्रभावित किया। तो इसमें जो है अगर देखें, अर्धमागधी को प्रभावित किया, महाराष्ट्र। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अगर आप गद्य पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा शौरसेनी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो शौरसेनी जो है निम्नलिखित में से किस प्राकृत को सर्वाधिक प्रभावित किया। ठीक है, तो साहित्यिक रूप से वास्तव में शौरसेनी को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था, तो इसका आंसर होगा शौरसेनी प्राकृत। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न जो है हमारा वो ये है, निम्नलिखित अपभ्रंश ग्रंथों को उनके लेखक के अनुसार जो है मिलान कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम मिलान करते हैं। तो देखिए, बण रत्नाकर किसकी है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए, बण का मतलब क्या है, रंग, और रत्न का मतलब क्या होता है, रत्न मतलब रत्न, और रत्न बड़े उजले उजले रंग के होते हैं। तो देखिए, बण यानी रंग, रंग उसी का उजला होगा जिस पे ज्योति होगी। ठीक है, आपको पता है कि ज्योति, माफ़ कीजिए गला मेरा बहुत ख़राब है, साथ नहीं दे रहा, थोड़ा सा मैनेज कीजिए। तो देखिए, बण रत्नाकर जो है किसका वर्ण अच्छा होगा, जिस पर हम ज्योति डालेंगे। ज्योति मतलब अगर हम किसी पर टॉर्च डाल दें तो उसका वर्ण जो है वो चमक जाएगा ना। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। कीर्तिलता सभी को पता है, विद्यापति हैं। ठीक है, अच्छा, सिद्ध सेम शब्दानुशासन। ठीक है, सिद्ध हेम, तो हेम यहाँ पर है, हेम से ही हेमचंद्र आपको समझ आ गया होगा। अपभ्रंश काव्यत्रयी है लालचंद्र गांधी की। अगर आपको ये याद नहीं होती तो आप त्रयी से याद कर लीजिए। त्रयी का मतलब होता है तीन, और इसमें देखिए तीन शब्द हैं, लाल, चंद्र और गांधी। लाल, चंद्र, गांधी, तीन शब्द यहाँ पर निकल रहे हैं, और ये अपभ्रंश काव्यत्रयी जो है लिखी है लालचंद्र गांधी ने, तीन शब्द निकल रहे हैं। तो देखते हैं अब कौन सा ऑप्शन सही है, इनमें से आप मिलान कीजिए। तो 73 जो क्वेश्चन है, इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन पर हम लगाएंगे राइट का निशान। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न, चलिए मैं आपको बताती हूँ अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है, बिहारी, बांग्ला, असमिया और उड़िया भाषाओं का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है। तो देखिए, बिहारी, अब बिहारी मगध की साइड में पड़ती है, आपको पता है बिहार मगध का एरिया है। ठीक है, बंगाल भी वहीं आगे चल करके पूर्वी दिशा में पड़ता है। असमिया, असम भी उधर है, और उड़ीसा भी, थोड़ा सा आप नीचे आ जाएंगे, थोड़ा सा नॉर्थ में नीचे, असम के नीचे, तो वहाँ पर उड़ीसा आ जाएगा। तो ये आप देखिए, खुद ही आप क्षेत्रों को देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मगध के क्षेत्र हैं, और ये मागधी भाषा का प्रभाव, विकास अपभ्रंश यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो ये जो भाषाओं का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है, तो इसका सही आंसर वास्तव में क्या होगा, मागधी अपभ्रंश। उसके बाद आते हैं अर्धमागधी। तो मागधी अपभ्रंश से हिंदी के किस रूप का विकास हुआ, पश्चिमी हिंदी का, पूर्वी हिंदी का, गुजराती का या कश्मीरी हिंदी का। तो इसका जो सही आंसर है वो है पूर्वी हिंदी का। जो हमारी पूर्वी हिंदी है अवध की साइड की, वास्तव में जो उधर का एरिया है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित माना जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। पश्चिमी हिंदी, पंजाबी और गुजराती का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है। अब पश्चिमी हिंदी, पंजाब और गुजरात, इस साइड में अगर आप आ जाएंगे, ये पश्चिम की भाषाएं हैं ये। तो ये कहाँ से इनका जो मतलब हुआ है। अब देखिए, पश्चिमी हिंदी की बात करें, ये अपनी आ गई खड़ी बोली। ठीक है, तो खड़ी बोली हो गई, पंजाबी हो गई, गुजराती, ये सारी जो हैं ये किधर से आती हैं, ये शौरसेनी अपभ्रंश से वास्तव में प्रभावित है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, ब्राह्मण अपभ्रंश से निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास हुआ है, राजस्थानी का, गुजराती का, उड़िया का या फिर सिंधी का। तो देखिए, जहाँ पर ब्राह्मण नाम आएगा तो ब्राह्मण में सिंधी भाषा आएगी। ठीक है, सिंधी जो है वास्तव में ब्राह्मण अपभ्रंश से प्रभावित है। फिर आता है असमिया और भाषा। देखिए, एक चीज़ में आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पंजाबी है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है पंजाबी में और सिंधी में। ठीक है,
देखिए सिंधी अगर आता है तो वो ब्राह्मण अपभ्रंश से विकसित है, लेकिन पंजाबी अगर आएगा तो वो शौरसेनी से विकसित है। ठीक है, पंजाबी और सिंधी को कभी आप एक मत समझ लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम आते हैं। देखिए ब्राह्मण जो हो गया सिंधी, इसका आंसर हो गया। फिर है असमिया भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है। ठीक है, अब फिर वही चीज़ आ गई। देखिए मैंने आपको बताया असम का क्षेत्र है, तो उधर मगध के और आगे का क्षेत्र है, ये मगध साइड में ये पड़ता था पुराने ज़माने में। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, मागधी अपभ्रंश होगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। सौराष्ट्रीय या नागर अपभ्रंश वस्तुतः क्या है। देखिए सौराष्ट्रीय या नागर अपभ्रंश ये जो वस्तुतः ये है क्या, ये मागधी अपभ्रंश का परिनिष्ठित रूप है, या खस अपभ्रंश का या मागधी अर्धमागधी का विकसित रूप है, या फिर ये शौरसेनी अपभ्रंश का मतलब पश्चिमी रूप है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो शौरसेनी अपभ्रंश। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि सौराष्ट्री या नागर या गुजरात से संबंधित है, और गुजरात की साइड की जो गुजराती है हमारी, वो शौरसेनी अपभ्रंश का पश्चिमी रूप मानी जाती है। ठीक है, फिर आता है अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है। ये प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछा जाए अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो वो क्या होगा, स्वयंभू होगा। लेकिन अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है, तो वो होंगे पुष्पदंत। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं रखें, अगर आपको ये याद नहीं रहता या फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। देखिए भवभूति में आप भूत शब्द ये मतलब छांट लीजिए, और पुष्पदंत में आप ऐसे छाटिए जिसके दांत पुष्प के समान हो। देखिए कोई ऐसा व्यक्ति आपने देखा जिसके दांत पुष्प के समान हो, जैसे पुष्प की पंखुड़ियाँ खिल जाती हैं वैसे ही दांत खिले रहते हैं, मतलब दांत बाहर निकले रहते हैं। तो दांत किसके बाहर निकले रहते हैं, भूत के ही तो निकले रहते हैं। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, भूत के दांत जो हैं वो पुष्प की पंखुड़ियों की तरह बाहर निकले रहते हैं। तो भवभूति अपभ्रंश का भवभूति कौन हो गए, पुष्पदंत हो गए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो है सिद्ध कवियों की भाषा को संध्या भाषा किसने कहा, या सांध्य भाषा किसने कहा। ठीक है, तो सांध्य भाषा कहने वाले थे अद्यवज्र तथा मुनिदत्त। हेमचंद, मेरुतंग, सुकुमार सेन, इन सब में सही ऑप्शन जो है सांध्य भाषा जो नाम दिया गया था वो अद्यवज्र और मुनिदत्त के द्वारा दिया गया था। फिर सिद्ध कवियों की भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ था, नागर, पैशाची, अर्धमागधी, महाराष्ट्री। बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए सिद्ध कवियों की जो भाषा थी, जो जो आपके ये थे, जो नाथ कवि थे, ठीक है, उनके काव्य में कहीं ना कहीं पूर्विया भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, जो नाथ हुआ करते थे उस समय, उनके काव्य में पूर्विया भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे ये सिद्ध कवि थे उस समय, ठीक है, माफ़ कीजिए अभी बताती हूँ, तो इसमें इनकी जो भाषा है उसमें दिखाई देता है वास्तव में अर्धमागधी का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही है वो है अर्धमागधी। ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करता है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और आ भी सकता है ये क्वेश्चन। फिर आगे चलते हैं, सिद्धों के प्रथम कवि कौन से थे। अब देखिए सिद्धों के प्रथम कवि, सबसे पहले सिद्धों के प्रथम कवि सरहपाई माने जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं है, सबका पढ़ा हुआ होता है मैक्सिमम, और लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। सिद्धों के पहले कवि कौन से माने जाते हैं, सरहपा माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 84 क्वेश्चन पर। 84 क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या कहता है कि सरहपा को बांग्ला का प्रथम कवि किसने कहा। बहुत ही अच्छा प्रश्न कि सरहपा को बांग्ला का प्रथम कवि किसने कहा। तो भट्टाचार्य ने कहा, या प्रबोधचंद्र बागची ने कहा, हरप्रसाद शास्त्री ने कहा, शहीदुल्लाह ने कहा। तो इसका जो सही आंसर है वो है सरहपा को बांग्ला का प्रथम कवि जो है वो डॉक्टर बी भट्टाचार्य ने कहा था। अगर आपको ये याद नहीं होता तो आप इस तरह से याद कर लीजिए कि भट्टाचार्य जो लोग थे वो बांग्ला के होते हैं। आपको पता है कि बंगाल के होते हैं ज़्यादातर, जो भट्ट लगाते हैं भट्टाचार्य जो लगाते हैं वो बंगाल की साइड के होते हैं। और बांग्ला का प्रथम कवि सरहपा को किसने कहा था, भट्टाचार्य ने कहा था। ठीक है, आप इस तरह से लर्न कर लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, अपभ्रंश की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन असत्य है। देखिए वीडियो बड़ा हो रहा है तो मैं आपको हर दिन आपको 50 क्वेश्चन दूंगी, तो 85 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करवा देती हूँ, और बाकी 15 जो क्वेश्चन बचे हुए हैं हमारे, वो क्वेश्चन 50 में से जो 15 क्वेश्चन अभी बचे हैं आज के, वो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी, और वो वीडियो भी आपको साथ में मिलेगा। ठीक है,
तो 85 तक हम इसमें करते हैं। अपभ्रंश की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, अपभ्रंश की बात करें तो इसमें आ ई उ ए ओ, ठीक है, ह्रस्व तथा आ ई उ ए ओ दीर्घ स्वर थे, ठीक है। ये बात सही है या गलत है? ये बात अगर आप देखेंगे तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें 5 स्वर ये वाले और 5 स्वर ये वाले, ये मिलाकर के ही वास्तव में 10 स्वर बनते हैं, ठीक है। अपभ्रंश में 10 स्वर होते हैं और ये वाले होते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि अपभ्रंश में कभी भी बड़ी ओ और बड़ी ए नहीं होती है, ठीक है। बड़ी ओ और बड़ी ए जो है वो अपभ्रंश में नहीं मिलती है आपको, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं। अपभ्रंश उकार बहुला नहीं है। अब ये कह रहे हैं अपभ्रंश उकार बहुला नहीं है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि उसके बाद ये कह रहे हैं कि री लिखा तो जाता है परंतु इसका उच्चारण री में होता है। री को छोड़कर सभी स्वरों का अनुनासिक रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अब इसमें से हमें असत्य छांटना है, ठीक है। तो इसका जो असत्य है वो वास्तव में ये वाला है, ठीक है। अपभ्रंश उकार बहुला नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। अपभ्रंश वास्तव में उकार बहुला भाषा ही है। जैसे अवधि में लिख को हम लिखू लिखते हैं, बैठ को बैठू लिखते हैं, काल को कालू लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अपभ्रंश में भी हम ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर हम अपभ्रंश की भाषा का काव्य देखें तो उसमें लिख को क्या लिखा गया है? लिख को लिखू लिखा गया है, ठीक है, लिखू। और इसी तरह से बैठ को क्या लिखा गया है? बैठ को बैठू लिखा गया है, ठीक है। तो उकार बहुला आ रही है यहाँ पर भाषा, और ये कह रहे हैं कि अपभ्रंश उकार बहुला नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अपभ्रंश जो है वो उकार बहुला है और री को री लिखा जाता है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। री को छोड़कर सभी स्वरों का अनुनासिक रूप का प्रयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात कही गई है। तो इसका सही आंसर असत्य जो है वो ये है, ठीक है। अब बाकी जो 15 क्वेश्चन बचते 50 में से, उसका वीडियो मैं आपको जो आपको अभी ही मिल जाएगा, ये भी मैं आपको तैयार कर देती हूँ। 86 से लेके और 100 तक के जो प्रश्न होंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसे लग रहे हैं आपको प्रश्न। अगर किसी प्रश्न पर डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट और आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत बनता है, तो ये काम ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।